हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हम लेसर की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। तो लेसर की अकाउंटिंग बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। लेसर की अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, टेक्निकल से टर्म्स दे रखे हैं लेकिन उसमें कुछ है नहीं। लेसर की अकाउंटिंग का क्रक्स हमने सिर्फ इतना निकाला कि भाई साहब लेसर ये देखता है कि आज की डेट में अगर मुझे कोई पैसा आज ही दे दे तो मैं कितने रुपए में बेच दूंगा। लेकिन अगर आज की डेट में पैसा पूरा नहीं मिलता है और फ्यूचर में लीज की फॉर्म में पैसा देते हैं तो बस हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अकाउंट डेबिट कर देते हैं और अपनी एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब है कि भाई साहब ये जो एसेट मेरे पास से गई है इसके बदले मुझे क्या क्या मिलने वाला है। उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि भाई साहब लीज पेमेंट जो मिलनी है फ्यूचर में प्लस जीआरवी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो भी लेस ही देगा और जो हमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिलने वाली है जो कि मार्केट से बेचकर मिल जाएगी अगर हम बेचेंगे तो वो पैसा जितना भी मिलना है आपको उन सबका प्रेजेंट वैल्यू कर लो आप। दैट्स इट, दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। और उसको आप क्या करोगे, जितना जितना आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करते जाओगे और आप जितनी भी लीज पेमेंट्स मिलती जा रही हैं वो आप लीज पेमेंट्स रिसीव करते चले जाओगे और एट द एंड ऑफ लीज टर्म आपका जो बैलेंस है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का वो वही बचेगा जो आपका अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का अमाउंट था। उसके बाद में वो एसेट आपके पास में वापस आ जाएगी। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी ही बात हमने डिस्कस करी है। यही इस पूरे टॉपिक का क्रक्स है। कोई ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने बिल्कुल आपको एज ए बिल्कुल जनरल एंट्री वाइज समझाया। 11th क्लास के बेसिस पे आपको समझाया कि भाई साहब 11th क्लास में सेल की एंट्री कैसे करते थे और क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे करते थे। मैंने इंडेस 115 से भी उसकी लिंकिंग करके दिखाई। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि भाई साहब आपका अगर मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर है तो वो किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, तो वहां पे हमने कहा कि भाई साहब ये सिर्फ लीज पर ही नहीं आ रहा है, यहां पर ये अपनी असेट को भी तो बेच रहा है, अपनी इन्वेंट्री को भी तो बेच रहा है। तो वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट कर देगा और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके साथ साथ वो क्या करेगा, सीओजीएस को डेबिट कर देगा और अपनी जो इन्वेंट्री है उसे क्रेडिट कर देगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमने कहा भाई साहब जो टोटल अमाउंट है जो अभी मैंने आपको बताया उस बेसिस पर आ जाएगा। रेवेन्यू जो आप क्रेडिट करोगे जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है उसमें से आपका जो पीवी ऑफ यूजीआरवी माइनस करके, क्योंकि उतनी एसेट तो वापस आ जानी है ना, तो जो चीज वापस आ जाएगी आपके पास में वो आपका रेवेन्यू कैसे हो सकता है, तो वो आप माइनस करके रेवेन्यू बुक कर लोगे। ऐसी जो आपका असेट गई है उसको तो कैरिंग अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज करोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। उसके अलावा हमने कहा सीओजीएस कैसे निकालेंगे। सीओजीएस का भी हमने सिंपल सा रूल आपको बताया कि भाई साहब सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट जो हमारी जेब से खर्च हुई। तो हमने कहा 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेस करी थी जिसमें से मान लो अगर 10,000 रुपए की वापस आ जाएगी फ्यूचर में, 1 लाख की परचेस करके 10,000 की फ्यूचर में वापस आ जाएगी तो सीओजीएस क्या है, सीओजीएस 90,000 है। दैट्स इट, मतलब वापस आ जाएगी, मतलब यूजीआरवी का पीवी आप माइनस कर दोगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में से, कैरिंग अमाउंट में से, तो आपका क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा। बात समझ में आती। बस इतना से ही हमने क्रक्स डिस्कस किया है जो मैंने आपको एक रिवीजन की फॉर्म में आज के टॉपिक का रिवीजन आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।